डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ आज जो है वो इस वीडियो के थ्रू हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, वो है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लेकिन उसके पहले जो है वो हम लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो हमने पढ़ा था उसका हमारा थर्ड वाला जो लेवल है वो रह गया था, दैट इज़ इकोलॉजिकल या फिर इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। तो उसके बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद में जो है वो पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब इकोसिस्टम लेवल पे जो डाइवर्सिटी देखने मिलती है, जैसे कि एक इकोसिस्टम है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, एरियल इकोसिस्टम हो, तो जो भी इकोसिस्टम है, अब फॉर एग्जांपल अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ले रहे हैं तो लैंड पे एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे लैंड पर जो है वो आपको एक ही तरह के प्लांट्स और एनिमल्स देखने नहीं मिलेंगे। There will be variety of plants and animals and that will be called as ecosystem diversity। वो जो विभिन्नता आपको उस एरिया में देखने मिलेगी, उस लैंड पे देखने मिलेगी, that will be called as ecosystem या फिर इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो, इट इज़ रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम और हैबिटेट विद इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया। अब देखो, एक ही जियोग्राफिकल एरिया है, फॉर एग्जांपल एक ही एरिया है, वहाँ पे आपको अलग अलग इकोसिस्टम भी देखने मिलेंगे। जैसे कि वहाँ पे अगर वाटर बॉडी है, मतलब किसी भी तरह का वाटर बॉडी है, चाहे वो रिवर हो, लेक हो, पॉन्ड हो, तो वहाँ पर एक एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया। उसके साइड में ही जो है वो बहुत बड़ा ग्रासलैंड है, तो वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया। वहीं पर जो है जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अगर उड़ने वाले हैं, पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, तो वो एरियल इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो एक ही जियोग्राफिकल एरिया में आपको कई तरह के इकोसिस्टम मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हैबिटेट के हिसाब से आपको डिफरेंट हैबिटेट्स भी देखने मिलेंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज डिफरेंट इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वही बताया है, देयर आर अ लार्ज वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम ऑन अर्थ हैविंग देयर ओन complement of distinctive interlinked species based on the difference in the habitat। यहाँ पे वही कहा है कि अर्थ के ऊपर में आपको बहुत अलग अलग प्रकार के जो हैं वो क्या देखने मिलेंगे, इकोसिस्टम देखने मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिटेट ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अलग अलग प्रकार के स्पीशीज जो हैं वो अलग अलग तरह के हैबिटेट में रहते हैं और उस तरह से जो है यू कैन बी ऑब्जर्विंग डिफरेंट इकोसिस्टम्स इन अ सेम एरिया, एक ही एरिया में। It can be described for a specific geographical area। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जो है ये हम बात करें एक ही जियोग्राफिकल एरिया, एक ही पर्टिकुलर एरिया में आपको, ऐसा नहीं है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, दूसरे एरियाज हैं और वहाँ पे आपको डाइवर्सिटी मिलेगी। ऑब्वियसली वहाँ पे डाइवर्सिटी आपको मिलने वाली है क्योंकि एरिया चेंज हो गया है। लेकिन अगर एक ही जियोग्राफिकल एरिया में आपको अलग अलग इकोसिस्टम देखने मिल रहे हैं, देन दैट विल बी कॉल्ड एज इकोसिस्टम या फिर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, जनरली देयर मे बी वन और मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम इन अ रीजन। ये बोल रहे हैं कि एक ही रीजन में जो है वो एक से ज़्यादा भी इकोसिस्टम हो सकते हैं। ठीक है, देन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज़ वेरी हाई इन इंडिया वाइल इट इज़ क्वाइट लो इन नॉर्वे। जैसे कि हमें पता है कि जो भी हमारी कंट्री है इंडिया, यहाँ पे आपको इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्वे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो क्यों ज़्यादा मिलने वाली है आपको डाइवर्सिटी, क्योंकि इंडिया में जो है वो आपको ग्रेट वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम देखने मिलेंगे। मतलब आपको जो है वो अलग अलग इकोसिस्टम हम देख सकते हैं, जैसे कि डेजर्ट इकोसिस्टम है जहाँ पे रेगिस्तान होता है, वहाँ पे जो सूखा एटमॉस्फेयर रहता है उसमें रहने वाले जानवर, उसमें ग्रो होने वाले प्लांट्स वो अलग हैं। वहीं पे वेटलैंड फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, जहाँ पे हमेशा बारिश होते रहती है, वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स अलग रहेंगे। तो क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया अगर हम कंट्री की बात करें तो राइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या फिर ईस्ट टू वेस्ट अगर हम देखें
तो देयर इज़ वेराइटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन और जियोग्राफिकल कंडीशन जो है वो बहुत अलग अलग है, ठीक है। तो उस वजह से जो है हमारे कंट्री में आपको हर तरह का वेरिएशन इन क्लाइमेट देखने मिलेगा। अब क्लाइमेट में अगर वेरिएशन है तो उस क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने वाले प्लांट्स और एनिमल्स में भी आपको वैरायटी देखने मिलेगी। और इसीलिए कहा है कि इंडिया में जो है वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी आपको बहुत ज़्यादा देखने मिलेगी एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहा है कि जैसे कि इंडिया में जो है हमको ग्रेट वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम देखने मिलता है, जैसे कि डेजर्ट जो बताया मैंने आपको, रेन फॉरेस्ट मतलब वेटलैंड फॉरेस्ट जहाँ पे हमेशा बहुत तेज़ी की बारिश होती है। देन डेसिडियस फॉरेस्ट मतलब जहाँ पर जो है वो कभी बारिश होती है कभी नहीं होती है, इस तरह से। देन एस्चरीज, वेटलैंड्स, ग्रासलैंड्स। तो एस्चरीज, वेटलैंड, ग्रासलैंड ये सभी जो हैं ये छोटे छोटे एरियाज़ हैं जहाँ पे जो है वो आपको अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स जो हैं इनकी वैरायटी आपको देखने मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें इंडिया में देखने मिलती है। यही कारण है कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो उसका रेट हाइयर है इंडिया में एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़, ठीक है। देन अगर हम इंडिया में ही बात करें, वेस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट्स में जो है वो इकोसिस्टम ज़्यादा है, ठीक है। इकोसिस्टम जो है उसमें डाइवर्सिटी आपको ज़्यादा देखने मिलेगी। वाइल रीजन्स लाइक लद्दाख या फिर रन ऑफ कच्छ डू नॉट शो वेरिएंस। मतलब अगर हम वेस्टर्न घाट का कंपैरिजन लद्दाख या फिर रन जो कच्छ का एक एरिया है, दैट इज़ द एरिया जिसे हम बॉर्डर कह सकते हैं कि वो हमारे इंडिया की बॉर्डर है, वहाँ से वो बॉर्डर ख़त्म होती है और फिर उसके बाद में जो है वो पाकिस्तान लगता है, पाकिस्तान का थोड़ा सा एरिया लगता है, पाकिस्तान है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो वाला जो पोर्शन है रन, उसे रन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर जो है वो बिल्कुल वाइट पूरा जो है वो आपको पूरा वहाँ का जो लैंड है वो पूरा वाइट दिखाई देगा। तो जो भी ये रीजन्स हैं यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी जो है वो बहुत कम देखने मिलेगी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। क्यों इकोसिस्टम डाइवर्सिटी आपको कम क्यों देखने मिलेगी? क्योंकि आप शुरू से लेके आखिरी तक जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशन सेम रहेगी, जिसकी वजह से वहाँ पे उगने वाले प्लांट्स और एनिमल्स, रहने वाले एनिमल्स, वो सब जो है वो जनरली आपको सेम टाइप के मिलेंगे या फिर उनमें आपको वैरायटी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट में जो है वो टेम्परेचर वेरिएशन आपको देखने मिलेगा, जिसकी वजह से क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग रहेगी। क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है इसलिए वहाँ पर ग्रो होने वाले प्लांट्स और एनिमल्स भी आपको अलग देखने मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इकोसिस्टम, क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट हो रही है, मतलब इकोसिस्टम में आपको फ़र्क देखने मिलेगा। तो इसीलिए कहा है कि वेस्टर्न घाट में इकोसिस्टम जो है वो ज़्यादा ग्रेट है एज़ कम्पेयर टू लद्दाख। अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पे बर्फ़ होती है। तो आपको आप कोई भी सीज़न में जाओ आपको हमेशा वहाँ पे जो है वो रीजन ठंडा ही मिलेगा। तो उस वातावरण में आपको ऐसे ही प्लांट्स और एनिमल्स देखने मिलेंगे जो उस ठंड को सहन कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे एक ही इकोसिस्टम है और वो इकोसिस्टम है ठंड वाला, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई दूसरा इकोसिस्टम वहाँ पे देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। देन द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एट ऑल द 3 लेवल्स इज नाउ रैपिडली बीइंग मॉडिफाइड बाय मॉडर्न मैन। लेकिन ये जो भी डाइवर्सिटी हम बोल रहे हैं, हमने जो 3 लेवल में इसे पढ़ा है, ठीक है, तो ये तीनों लेवल जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। धीरे धीरे नहीं, यहाँ तो कहा है रैपिडली चेंज कर रहा है। कौन? ह्यूमन चेंज क्यों कर रहा है? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ इस तरह की हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से जहाँ पर जो चीज़ नहीं हो सकती वो भी करने के लिए ह्यूमन जो है वो पॉसिबल कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ह्यूमन इस इकोसिस्टम को चेंज करने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बोलो या और भी दूसरे हमने जो डाइवर्सिटी के लेवल्स पढ़े हैं, ये डाइवर्सिटी के लेवल को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एंड नाउ इसके बाद में जो है दैट इज पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है ये 2 कैटेगरी का है। पहला है लैटिट्यूडनल एंड एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट, ठीक है। ये जनरली एक्वेटिक हैबिटेट में या एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपको देखने मिलेगा। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, ये जो भी टर्म्स हैं ये फिजिकल टर्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बायोडाइवर्सिटी बेयरिंग
एरिड और सेमी एरिड एंड एक्वेटिक हैबिटेट। ये जो भी आपको बायोडाइवर्सिटी है ये जो है वो इन कंडीशन में देखने मिलेगी। एरिड मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, सेमी एरिड मतलब जहाँ पे जो है वो नॉर्मल हवाएं चलती हैं, एंड एक्वेटिक हैबिटेट और पानी वाले हैबिटेट में आपको देखने मिलेगा। शोज लैटिट्यूडनल एंड एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट। मतलब ग्रेडियंट मतलब क्या, एक अगर लैटिट्यूड बढ़ रहा है तो एल्टीट्यूड कम होगा, इस तरह से जो कम ज़्यादा होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हवा चलने की वजह से प्रेशर, लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया, ये जो क्रिएट होता है, ये जो है इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये जो है ये लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड है। ठीक है, देन इसके बाद में पहले हमको देखना है लैटिट्यूडनल, फिर उसके बाद में एल्टीट्यूडनल। ठीक है, और जो दूसरा जो इसका पार्ट है, दो पैटर्न है ना, दूसरा पैटर्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम जो है वो पहला पैटर्न देख रहे हैं। पहला पैटर्न में भी हम सिर्फ आज जो है वो लैटिट्यूडनल देखेंगे, एल्टीट्यूडनल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नाउ लैटिट्यूडनल, इकोलॉजिकल स्टडीज हैव रिवील्ड दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइवर्सिटी इज नॉट यूनिफॉर्म अराउंड द ग्लोब। यहाँ पे देखो लैटिट्यूडनल में सबसे पहले ये बताया है कि इकोलॉजिकल स्टडी, अगर हम इकोलॉजिकल स्टडी करते हैं, नेचर का, एनवायरनमेंट का स्टडी करते हैं, तो ये हमें कहीं ना कहीं समझ में आता है और ये एक्सप्लेन किया गया है कि पूरा अगर हम ग्लोब, जो भी हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसका जो हम शॉर्ट क्या बोलते हैं, उसका जो मिनिएचर एक मॉडल जो बनाया है जिसे ग्लोब कहा जाता है, तो इस ग्लोब में आप कहीं पर भी देखोगे या उसे ऑब्जर्व करोगे, कहीं पर भी जो है वो वातावरण एक समान नहीं है। यू कैन सी वेराइटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन इन द अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, पूरा जो वर्ल्ड है यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेराइटी इन इज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब और अगर क्लाइमेटिक कंडीशन सेम नहीं है तो वहाँ पर डाइवर्सिटी भी सेम नहीं होगी, यूनिफॉर्म नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि सब जगह एक समान आपको पेड़ पौधे जानवर देखने नहीं मिलेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे पर्टिकुलर एनिमल्स हैं या कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्लांट्स हैं जो पर्टिकुलर रीजन में ही ग्रो होते हैं, वो दूसरे रीजन में अगर आप ग्रो करना भी चाहोगे तो वहाँ पे ग्रो नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्हें उस क्लाइमेटिक कंडीशन, उस इकोसिस्टम की आदत होती है। ठीक है, देन इसके बाद में इट इज ऑब्जर्व that species richness is high at lower latitude and there is a steady decline towards the pole। अब यहाँ पे देखो एक चीज बोल रहे हैं कि अगर हम बात करें स्पीशीज रिचनेस की, स्पीशीज रिचनेस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्नता, स्पीशीज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी में आपको देखने मिलेगी। कहाँ पर? तो ये बोल रहे हैं इज हाई एट लोअर लैटिट्यूड, जहाँ पे कम लैटिट्यूडनल जो फिजिकल फैक्टर है वो जहाँ कम होता है वहाँ पर जो है वो स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने मिलती है। ठीक है, एंड देयर इज अ स्टेडी डिक्लाइन टूवर्ड्स द पोल, और जैसे जैसे हम जो है वो पोल की तरफ, पोलर रीजन मतलब जहाँ पे जो है वो ठंड बढ़ जाती है, ऐसे रीजन की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है वो स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो कम होने लगती है। ठीक है, देन factors like overall stability of tropical region for millions of years, lesser climatic change throughout the year and availability of plenty of sunlight that favors speciation। क्या बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो विभिन्न स्पीशीज को तैयार होने में जो है वो मदद करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि ट्रॉपिकल रीजन की अगर हम बात करें, ट्रॉपिकल रीजन मतलब जहाँ पे जो है वो वातावरण ना एकदम गर्म होता है ना एकदम ठंडा होता है, ऐसे रीजन्स जो हैं यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स से इसी तरह से है, इसमें जो है वो बदलाव नहीं हुए, जिसकी वजह से उन्हें लेसर क्लाइमेटिक चेंज मतलब वहाँ पे वातावरण में जो है वो ज़्यादा बदलाव नहीं होता, और थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल भर जो है वो नियर अबाउट वातावरण एक प्रकार का ही होता है, एक समान होता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, और प्लेंटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, और सनलाइट जो है वो उन्हें साल भर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स को मिल रहा है। दैट विल फेवर स्पेसिएशन। ऑब्वियसली अगर जो जगह है वो हरी भरी होगी तो उसे खाने के लिए वहाँ पर जानवर भी भरपूर रहेंगे, तो इस तरह से जो है वो विभिन्न प्रकार के जो प्रजातियाँ हैं वो ऐसे वातावरण में ज़्यादा अच्छे से फल फूल सकते हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया गया है। देन
ट्रॉपिकल एरिया, अगर हम ट्रॉपिकल एरिया की बात करें जहाँ पे वातावरण में ज़्यादा बदलाव नहीं होता, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, ऐसे जगह पे जो है वो लेस ऑफन एक्सपीरियंस्ड ड्रास्टिक डिस्टर्बेंस लाइक पीरियोडिक ग्लेशिएशन ऑब्जर्व्ड एट पोल। ट्रॉपिकल रीजन का अगर हम कंपैरिजन जो है वो पोलर रीजन से करें जहाँ पे ठंड होती है, बर्फ पड़ती है, तो ट्रॉपिकल रीजन में जो है वो बदलाव, जो क्लाइमेटिक चेंजेस है वो बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू द पोलर रीजन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है वो लगातार ठंडी हवाएं चलते रहती, कभी बर्फ़ पड़ने लगती है, फिर वो बर्फ़ की वजह से कभी कभी जो है वो बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें जो हैं वो तैयार हो जाती हैं, थोड़ा सा गर्म हुआ तो वो चट्टानें पिघलने लगती है। ऐसे जो चेंजेस हैं वो आपको पोलर रीजन में ज़्यादा देखने मिलेंगे एज कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। और इसी वजह से जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में स्पेसिएशन जो है वो ज़्यादा आपको देखने मिलेगा, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां ज़्यादा अच्छे से फल फूल पाएंगी एज कम्पेयर टू द पोलर रीजन, ठीक है। पोलर रीजन के कंपैरिजन में जो है यहाँ पे ज़्यादा स्पेसिएशन आपको ट्रॉपिकल रीजन में देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेटिक चेंजेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू द पोलर रीजन, ठीक है। देन ए लेसर माइग्रेशन रिड्यूस जीन फ्लो फेवर्ड स्पेसिएशन। अगर हम ट्रॉपिकल रीजन में फिर से एक बात करें तो लेसर माइग्रेशन मतलब बहुत सारी प्रजातियां हैं जो वहीं रहना पसंद करती हैं, क्योंकि साल भर एक ही प्रकार का जो है वो वातावरण होता है, वातावरण में ज़्यादा बदलाव नहीं होते, और उसकी वजह से वो जगह छोड़ के, अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाना नहीं चाहते, जिसकी वजह से अगर वो दूसरी जगह जाएंगे नहीं तो जीन फ्लो होगा नहीं। जीन फ्लो हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है जीन फ्लो। जीन फ्लो नहीं होगा तो जो भी फेवर स्पेसिएशन मतलब उसी जगह पे अगर वो रह रहे हैं तो जो भी क्या होगा स्पेसिएशन है उसी जगह पे, उसी वातावरण में वो अपने आप को जो है वो ढालने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी वजह से वो अपने अंदर वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से जो है वो क्या होंगे, चेंजेस करेंगे, ठीक है। देन इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड मोर इंटेंस लाइट, वार्मर टेम्परेचर एंड हायर एनुअल रेनफॉल इन ट्रॉपिक्स एज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर यहाँ पे बाउंटीफुलनेस ऑफ दीज रीजन्स ऐसा कहा है। यहाँ पे ये कहा है कि ये भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये चीज़ कंसिडर की है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लाइट, वार्मर टेम्परेचर मतलब गर्माहट जो है वो वहाँ पर होती है, टेम्परेचर इतना होता है कि थोड़ी बहुत गर्माहट बनी रहे, हायर एनुअल रेनफॉल्स, जो भी साल में जो रेनफॉल होती है, जो बारिश होती है वो हायर लेवल की होती है इन ट्रॉपिकल रीजन। ये सब हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल रीजन में, तो ट्रॉपिकल रीजन में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होती है, अच्छा लाइट इंटेंसिटी होती है, टेम्परेचर भी गर्माहट वाला होता है। ये सारी चीज़ों की वजह से जो है वो बाउंटीफुलनेस मतलब आपको वैरायटी ऑफ स्पीशीज जो है वो इस एरिया में देखने मिलेगी, ठीक है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, हम बोलते हैं ना कि ये जो रीजन है ये हरा भरा है, खिला हुआ है, वो किसकी वजह से, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसे ऐसा बनाए रखने के लिए जो है वो वहाँ पे मदद करती है। Then, in more or less constant climate and abundant resources, some animal enjoy food preferences. और अगर हम बात करें कि कम या ज़्यादा मतलब कुछ भी कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एक चीज़ जो है वो कांस्टेंट ये है कि कांस्टेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन अगर नॉर्मल है, अबंडेंट रिसोर्सेज, जो भी जानवरों की रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अगर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में उन्हें आसानी से अवेलेबल हैं तो कोई भी एनिमल जो है वो उस जगह पे रहकर अच्छे से खा पी सकता है, फल फूल सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल है फ्रूट्स आर अवेलेबल, ऑब्वियसली जो जगह जो है वो हरी भरी रहेगी तो वहाँ पे ऐसे पेड़ पौधे रहेंगे जहाँ पे फल है, फूल है, तो वो सारी चीज़ों को कंज्यूम करके एनिमल जो है वो अपनी एक अच्छी लाइफ जो है वो वहाँ पे स्पेंड कर सकता है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो स्पीशीज रिचनेस और डाइवर्सिटी फॉर प्लांट्स एंड एनिमल डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। मतलब इक्वेटर रीजन में जो है
वहाँ पर आपको ज़्यादा वैरायटी देखने मिलेगी, ज़्यादा स्पीशीज़ देखने मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो नियर अबाउट ऐसी होती है कि वहाँ पर कोई भी जानवर जो है, किसी भी प्रकार का जानवर रह सकता है, खा पी कर अपना जो क्वांटिटी है वो बढ़ा सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप पोलर रीजन की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप ठंडे रीजन की तरफ बढ़ेंगे, तो वहाँ पर जो है वो स्पेसिएशन जो है वो कम हो जाएगा, मतलब विभिन्नता जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि ऐसे रीजन में जो है वो वही जानवर अपने आप को बचा कर रख सकता है, वही प्लांट ग्रो हो सकता है जो उस ठंड वाले रीजन में, ठंडी कंडीशन में अपने आप को सरवाइव कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हमने पहला पैटर्न देखा बायोडाइवर्सिटी का, वो था लैटिट्यूडनल। इसके बाद में है एल्टीट्यूडनल, और जो सेकेंड पैटर्न है वो हमें देखना है। तो दैट विल सी इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।